मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो बस, और ज़्यादा इधर उधर की बात किए बगैर अपना फटाफट चैप्टर्स शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे लेफ्ट हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे पहले जितने भी टाइम आने से पहले एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी पूरी कोशिश के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी और आप लोग सीरीज़ वाइज पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो आज हमारा ये जो चौथा चैप्टर है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और इसका पार्ट 1 भी अपलोडेड है। अगर नहीं आपने देखा है तो जाके प्लीज़ देख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बात की गई है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर गांधीयन एरा से रिलेटेड है आपका, और जो उतने टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था उसके बारे में भी बताया गया था। उसमें ये देखा गया था कि कैसे गांधी जी आए इंडिया में, उनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया। फिर वो इंडिया आए, उन्होंने सब कुछ चीज़ एनालाइज करने के बाद इंडिया के हालात देखे, फिर उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस किस वजह से उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाना पड़ा, तो वो उतना पार्ट पिछले वीडियो में कवर हो चुका है। अब हम लोग इस पार्ट में देखेंगे नेशनल, ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये क्या था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इसके इम्पोर्टेंस थे, क्या इससे रिजल्ट्स मिले। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा मूवमेंट क्या था, वो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये दो बहुत बड़े फेमस मूवमेंट थे, जिसमें मतलब इंडिया के लगभग सारे इंसानों ने, सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, फ्रॉम वीकर सेक्शन टू दी हायर पोस्ट सेक्शन। सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेसिकली 3 इंसिडेंट से हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था जिन 3 चीज़ों से, सबसे पहला तो था, एक तो था खिलाफत मूवमेंट। पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, बार बार नहीं बोलूँगा, जाके उसको देख लेना अगर नहीं देखा है तो। खिलाफत मूवमेंट, दूसरा था जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, और तीसरा था आपका रॉलेट एक्ट। तो इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से गांधी जी को ये वाला मूवमेंट चलाना पड़ा। सबसे पहले इसके डिमांड्स देख लेते हैं क्या क्या थे। इसकी डिमांड्स क्या क्या थे कि इनके में बेसिकली 3 डिमांड्स थे। एक तो रॉलेट एक्ट को हटाओ। खिलाफत मूवमेंट के हिसाब से जो उनकी डिमांड्स थी, जो खिलाफत वाले लोग बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स जो चाह रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। और तीसरा जो उनके वो जो था आपका जलियांवाला ट्रेजिडी, उसको ज़्यादातर सब लोग पंजाब रॉन्ग, मतलब जो पंजाब के अंदर ये बुरी घटना घटी है उसके बारे में भी ये लोग जस्टिस चाहते थे। तो ये चीज़ थी इनकी, ये डिमांड से जिससे हमको ये चीज़ मिली थी। मतलब नेशनल, ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी डिमांड क्या क्या थी। पहला था खिलाफत मूवमेंट, बार बार रिपीट करो ताकि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए। पहला था खिलाफत मूवमेंट, दूसरा था रॉलेट एक्ट को हटाओ, और तीसरा था जो पंजाब में बुरा हुआ है उसके लिए हमको जस्टिस चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई। एक्टिविटीज़ मतलब क्या परफॉर्मेंस उसके अंदर रहा। हर जगह हड़ताल थी, हर जगह बायकॉट था। मतलब बायकॉट तो समझो कि जो फॉरेन गुड्स थे उनको बिल्कुल कोई यूज़ नहीं कर रहा था। सारे लोग जितने बायकॉट हर चीज़ को कर रहे थे, उनके मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस को बायकॉट कर दिया था, हम गवर्नमेंट सर्विस नहीं करेंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई तुम्हारा सामान नहीं यूज़ करेंगे, कोई सामान आएगा उसको जला देंगे। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी। और प्रोग्राम क्या कहते हैं, सारे नेशनलिस्ट लीडर जो थे तरह तरह के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिकेटिंग, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब लोगों को जागरूक कर रहे थे, सब लोग हर तरीके से आ रहे थे अंदर। अब एक्टिविटीज़ इसके अंदर क्या क्या थी, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं सबने छोड़ दिया, सब बिल्कुल खाली पड़ा है। सारे मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, स्कूल, गवर्नमेंट प्लेसेस, सब कुछ लोगों ने हड़ताल पर डाल दिया, इवन रेलवे भी, ताकि ब्रिटिशर का पूरा जितना काम है वो बिल्कुल ठप पड़ जाए। सब चीज़ से लोगों ने अपना हाथ हटा लिया था, और धीरे धीरे सब लोग इस मूवमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, इस मूवमेंट की तरफ सब इकट्ठा होते चले जा रहे थे। ये इनकी एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, अब आओ इम्पोर्टेंस पे आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस पे आने से पहले आपको इम्पैक्ट बता देता हूँ। अब 2 चीज़ तो इन्होंने कर दी, अब इसका इम्पैक्ट क्या था गवर्नमेंट के ऊपर। इम्पैक्ट तो सबसे पहले ये था कि ये मूवमेंट जो था ये एक मास मूवमेंट बन गया था। मतलब स्टार्टिंग में बताया ना, ये इस मूवमेंट से पूरे कंट्री के इंडियंस ने सब ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं का भी हो, हर तरफ से लोगों ने सपोर्ट दिखाया था अपना।
और सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, ये नेशनल मूवमेंट, ये जो नेशनल मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट में बदल गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब इसने जब लोगों ने अपना सब प्रदर्शन दिखाया और जब वो हुआ तो गवर्नमेंट थोड़ी सी उसके सामने वीक पड़ गई, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वीक पड़ गई। तो लोगों के अंदर एक नया सा कॉन्फिडेंस, जब आप किसी को हरा दो तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि अब तो हम सबसे जीत सकते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास, इंडियंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि अब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब कांग्रेस भी अपना एक मॉरल फाइटिंग होता है ना, डिबेटिंग सेशन टाइप का मॉरल फाइट दे रही थी। कांग्रेस पहले ही बन चुकी थी, अब वो तरह तरह के सेशंस करती थी और कंट्री के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी उसको स्केच आउट करके लोगों के सामने डालती थी और गवर्नमेंट के सामने डालती थी। तो कांग्रेस भी अपना पूरा मॉरल फाइटिंग हर तरफ से दे रही थी। और आपका पॉइंट ये था कि जब खिलाफत मूवमेंट हुआ तो इस मूवमेंट की वजह से गांधी जी बहुत अक्लमंद इंसान थे, जब उन्होंने इस मूवमेंट को, इस जो आपका नेशनल मूवमेंट था उसको खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया, तो फिर हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत अच्छी यूनिटी पैदा होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो इस मूवमेंट से क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट और जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, एक था आपका हिंदू जो जितने सारे थे नेशनल मूवमेंट में जुड़े हुए थे, और जो खिलाफत मूवमेंट में सारे मुस्लिम जुड़े हुए थे, तो इनके बीच में बहुत अच्छी यूनिटी बन गई थी। यूनिटी बनी तो पूरा देश इकट्ठा हो गया, फिर उसके साथ बहुत अच्छा इनको रिजल्ट्स देखने को मिले थे। अब ये और एक और इसमें पॉइंट ये था कि जो पहले के जो अर्ली नेशनलिस्ट ने जो मिथ फैलाया हुआ था कि जो ब्रिटिश है वो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, बेटरमेंट के बारे में ही सोचता है, तो ये मिथ टूट चुका था और सबको पता लग गया था कि ये बेटरमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते, सब अपना ही काम करते हैं लोग। और इस मूवमेंट से भी ये था कि जो मैंने आपको बताया ना, वीकर सेक्शन, हायर सेक्शन, लोअर, अपर सेक्शन, सारे सब आके एकजुट हो गए थे। तो जो कास्ट सिस्टम था बीच में, वो एक बहुत बड़ा गैप था। तो कास्ट सिस्टम, इसमें सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे देखने को मिले। मतलब अब कुछ वैसा काम नहीं रहे कि तुम नीची जात के हो, हम ऊंची जात के, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। इन सब चीज़ों को कोई मतलब देखने का कोई उतने टाइम नहीं दिख पा रहा था। सब लोगों को इक्वालिटी मिल चुकी थी, ठीक है। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट तो बता दिया आपको। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि मास मूवमेंट था और इसकी इंपॉर्टेंस तब बहुत बढ़ गई जब लोगों को मतलब बिल्कुल अब कुछ रास्ता नहीं समझ आ रहा था। वही इंपॉर्टेंस क्या है इस मूवमेंट की, भाई इंपॉर्टेंस क्यों, इस मूवमेंट को ज़बरदस्ती क्यों लाया गया, क्योंकि गांधी जी को और उनके कई सारे वॉलंटियर्स को इसके अलावा कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था कि जिससे वो सीधे मुंह से बात कर सकते थे। अब जब उन्होंने सारे ये सब काम किए तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लगा हमको अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब देखो इस पे आते हैं हम, रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश की तरफ से इनको क्या फेस करना पड़ा, बहुत सारी ओपन फायरिंग हुई, लाठी चार्ज की गई, बहुत सारे मतलब इवेंट को, प्रोटेस्ट को हटाया गया, लोगों को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया। कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स जो उतने टाइम थे उन सबको अरेस्ट किया गया और कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट दोनों को इलीगल ठहरा दिया गया। और फिर उसके बाद यही सब सारी चीज़ें इवेंट्स हुई। रिप्रेशन मतलब ये उनकी तरफ से रुकाव किया गया ब्रिटिश को कि तुम आगे मत बढ़ाओ इसे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इतने अब सारी चीज़ें थी। अब देखो इसमें एक बात ये है कि अब ये एंड कैसे हुआ। एंड इसका रिप्रेशन से ही ख़त्म हो गया जब गवर्नमेंट ने खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस को इलीगल ठहरा दिया गया और काफ़ी सारे नेशनलिस्ट लीडर को अंदर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, इनको ये चीज़ें बंद करनी पड़ी और एक मतलब बिल्कुल सडन फॉल हो गया इस मूवमेंट के अंदर, सब चीज़ दब गई बिल्कुल। इसी के बाद में एक चौरी चौरा इंसिडेंट है जो बहुत फेमस है। एक बार क्या हुआ, चौरी चौरा गोरखपुर में एक गाँव है जहाँ पे वो एक लिकर शॉप, एक अल्कोहल की शॉप के सामने कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहाँ पे जो थी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मारा पीटा, उनको भगाया। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। आग लगाने पे 22 जो पुलिस मैन थे उसमें कुछ इंग्लिश ब्रिटिशर भी थे, वो सारे मारे गए। तो गांधी जी जो एक अहिंसा के थे, मतलब जो नॉन वायलेंस के हिसाब से थे, नॉन कॉपरेशन मतलब हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हाँ तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो लड़ाई दंगा नहीं था, वो कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन था, हम तुम्हारे साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो यहीं पे ये जो आपका था, ये तो एक अहिंसा वाला वायलेंट एक्ट हो गया ये। तो इसके कारण भी गांधी जी को ये चीज़ बंद करनी पड़ी अपनी, ठीक है। वेरी गुड। अब दूसरा आता है हमारा, अब क्या पॉइंट है दूसरा हमारा सिविल डिसोबीडियंस एक्ट। और ये क्या था, देखो सिविल डिसोबीडियंस एक्ट लाया गया था 1930 में
और इसकी शुरुआत हुई थी डांडी मार्च से। डांडी मार्च क्या हुआ था, एक जगह से डांडी, एक गुजरात में एक जगह है, गांधी जी ने कुछ अपने वॉलंटियर्स के साथ एक मार्च किया, एक पैदल पद यात्रा की। वहाँ पे डांडी क्या है, जहाँ पे सॉल्ट रिजर्व्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे नमक की खेती वगैरह होती है, तो वहाँ वो गए और उतने टाइम जो ब्रिटिशर ने हैवी सॉल्ट टैक्स इम्पोज किया हुआ था उसको गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स ने अपोज किया। ये यहाँ से शुरुआत की गई है, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स ने अपोज किया और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने इसको रुकवाया। और उतने टाइम जो विलेज के अंदर चौकीदारी टैक्स चलता था उसको भी, वो भी मतलब लोगों ने देना बंद कर दिया कि हम ये टैक्स नहीं देंगे, ना हम सॉल्ट टैक्स देंगे, ना हम तुम्हारी बात मानेंगे, ना गवर्नमेंट की बात मानेंगे, ना हम कोई सच में टैक्स देंगे। इन सब चीज़ों से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम तुम्हारी बात कोई मानेंगे नहीं, कॉपरेशन मतलब हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। डिसोबीडियंस मतलब डिसोबीडियंट तो मतलब समझती होगी, डिसोबीडियंट मतलब कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था, मैंने आपको बताया ना डांडी मार्च वगैरह ये सब हो गया था। तो अब इसके कुछ मुद्दे भी बन गए थे, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए थे उतने टाइम कि हम बाइकआउट करेंगे, लिकर का टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के साथ अपना मतलब ओबीडियंट नहीं रहेंगे, हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे किसी भी चीज़ में। तो इसके मेजरली दो कॉजेस थे। एक था साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन क्या था सर, जब ब्रिटिश ने एक न्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया सर जॉन साइमन को, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सारे ब्रिटिश लोग ही रहेंगे, उसमें अब कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर इंडियंस को काफ़ी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट फील हुई कि ऐसा कैसे, मतलब पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में हमारे ही लोग नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो फिर इस चीज़ को भी लेकर एक बड़ा कॉज ये भी था। और दूसरा कॉज ये था कि एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट होती है बेसिकली एक दूसरे पॉलिटिशियन का मुझे याद नहीं, नाम नहीं आ रहा है, उनका भी टाइटल नेहरू ही टाइप था। तो कांग्रेस के लीडर और एक नेहरू जी थे, पता नहीं कोई थे, तो उन्होंने मिल के एक रिपोर्ट बनाई हुई थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमको एक अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जब पूर्ण स्वराज एक रिपोर्ट बना के उन्होंने ब्रिटिश के सामने भेजा तो ब्रिटिश ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन दो मेजर कॉजेस से क्या हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस एक्ट मतलब एग्जिस्टेंस में आई, ये मूवमेंट गांधी जी को चलाना पड़ा। तो अब देखो इसके इम्पैक्ट क्या क्या थे। जब इन्होंने ये सब किया तो फिर इसमें भी गांधी जी और उनके बहुत सारे वॉलंटियर को पूरे इंडिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब वो पठान की तरफ गए, मतलब होता है ना सिंध वगैरह की तरफ गए, तो बहुत सारे हमें मुस्लिम पठान थे जो कि बहुत स्ट्रांग और ब्रेव हुआ करते थे। तो उनकी खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत फेमस इंसान है जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था इस मूवमेंट में, और बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े थे, ठीक है। तो जब इसका ये सब हुआ फिर उसके बाद उन्होंने हर चीज़ डिसोबीडियंट मतलब साथ देना छोड़ दिया था गवर्नमेंट का। तो फिर उसके बाद उनको रिप्रेशन भी फेस करना पड़ा गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जब पूरे कंट्री से सारे लोग इकट्ठा हुए थे इस मूवमेंट में, तो जब ब्रिटिश ने ये सब देखा तो उसने 90,000 से ज़्यादा वॉलंटियर और लीडर्स को जेल में डाल दिया और कांग्रेस को इलीगल ठहरा दिया, और उतने टाइम गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को शायद इतने टाइम नहीं अरेस्ट किया था, मैं भी शायद अरेस्ट कर लिया, और एक मिनट देखना पड़ेगा। नहीं, गांधी जी को अभी अरेस्ट नहीं किया था इन्होंने। तो यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा वॉलंटियर को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया यार। तो फिर उसके बाद इनको पकड़ लिया और उसके बाद जो काफ़ी सारे लोगों थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाई, ओपन फायरिंग भी की। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कोई सेक्शन था, एक कोई गांव था जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन भी सीपॉयज रहते थे, इंडियन आपके पुलिसमैन रहते थे। तो वहाँ पे ब्रिटिश ने कहा कि अपने इंडियन पुलिस ऑफिसर से कि इनको अरेस्ट करो, इनको मारो। तो उन्हें इंडियन लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो बेचारे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर और परेशान किया गया। तो इस तरीके का सब रिप्रेशन देखने को मिला। और दिल्ली और कोलकाता वगैरह में भी हड़ताल थी, हर जगह हड़ताल अब भी चल रही थी, हड़ताल और आपका जो डिसओबीडियंस था वो अब भी चल रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने एक गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। गांधी इरविन पैक्ट ये साइन किया गया यहाँ पे। गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि इसमें गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन थे ब्रिटिश की तरफ से, तो इन्होंने
मिल गए कि ये ट्रीटी साइन की थी कि अब आपको मूवमेंट हटा देना चाहिए और अब जो जो चाहते हो वो उसको हम देख वेख के आपके उसमें कुछ ना कुछ कंसेशन करेंगे कि हम कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लेके आएंगे। तो उसको करते हुए तो फिर यहाँ पे गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कराया। फिर उसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको कुछ ना कुछ रिप्रेशन देखने को मिला था। कि गांधी एड्रिन पैक्ट में एक और बात ये भी थी कि वो मतलब जो वॉलंटियर थे जिन्होंने वायलेंस नहीं फैलाया था उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने फैलाया था, जिन्होंने वायलेंस ज़रा सी भी दिखाई थी, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको अंडर में रखेंगे। गांधी जी ने भी उस पर उस ट्रीटी पर साइन कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल हुई थी। ये फर्स्ट राउंड टेबल में कुछ बात नहीं बनी थी। सेकेंड राउंड टेबल में ये समझौता हुआ था कि सिर्फ गांधी जी आएंगे, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, मतलब सिर्फ अकेले इंसान। तो वहाँ पे भी जब वहाँ पे बातचीत हुई तो वहाँ पे उनको कुछ मिला नहीं। और उसके बाद फिर एक मूवमेंट को जब आगे, इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, जब मतलब वो उसने, अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जब उनको कुछ वहाँ पे हाथ नहीं लगा गांधी जी को, कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा इसके बाद, तो जब इंडिया वापस आए वो, तो कांग्रेस ने उसी टाइम ये एक एक्ट रिलीज कर दिया कि अब सिविल रिन्यूअल, मतलब अब सिविल डिसोबीडियंट एक्ट को फिर से रिन्यू किया जाए। तो जैसे ही रिन्यू किया तो गवर्नमेंट उसमें गुस्सा हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल ठहराया और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर को भी अरेस्ट किया और साथ में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया 1932 में, जिसकी वजह से उनको 6 साल की जेल थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पे उनको 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया। ये था आपका जो चौथा पार्ट था, और क्या क्या थे इन सब चीज़ों में। अब इम्पैक्ट और क्या इसके इफेक्ट समझ सकते हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इससे भी लोगों को मतलब एक मास मूवमेंट मिला, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई, यूनिटी लोगों के अंदर पैदा हुई, और सोशल डीपनिंग, मतलब क्या क्या रूट कॉज है जिस पे अब अगली बार हमें काम करना चाहिए, ये लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया था कि अब इस जड़ पे हम काम करेंगे तो हमको इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, कॉन्फिडेंस मिला, और लोगों को मतलब अब किस तरह से हैंडल करना है इस सब चीज़ों को, इसका आइडिया मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। हाँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा। मेरी बहुत कोशिश रहती है कि शॉर्ट से शॉर्ट समरी करूँ, और एक बात हमेशा कह रहा हूँ, बुक ज़रूर एक बार उठा के देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।